What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, किसी भी काम को करने का कोई एक नहीं कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप लोग जिस काम को जिस तरीके से कर रहे हैं वही बिल्कुल सही है, या फिर दूसरा जिस तरीके से कर रहा है वही बिल्कुल सही है, या फिर आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है, दूसरा सही है। हो सकता है कि सामने वाला सही कर रहा हो, आप लोग गलत कर रहे हो, या फिर आप लोग सही कर रहे हो, सामने वाला गलत कर रहा हो। पर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सही हो सकते हैं अपनी जगह, उनका काम का करने का तरीका एक जैसा हो सकता है, एक ही काम को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे हर एक टॉपर की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। किसी को नोट्स बनाना पसंद है, किसी को नोट्स बनाना पसंद नहीं है। तो हम लोगों को हर एक पर्सन का जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोगों को अपनी जो चीजें हैं सामने वाले पर्सन के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, और ये आप लोगों को लाइफ में बहुत काम आने वाला है। अगर इस तरीके की चीजों को आप लोग लेकर चलेंगे तो यारी दोस्ती रिलेशनशिप में भी या हर जगह आप लोगों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है यहाँ पर? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोगों को लगता है 6 + 3 9 है और यहाँ पर 5 + 4 भी 9 है, तो आप लोगों को एक और नया तरीका जानने को मिलेगा कि भैया इस काम को इस तरीके से भी किया जा सकता है। क्या मतलब हो गया? मतलब यहां पर ये हो गया कि सेम काम को करने का दूसरा तरीका पता चलेगा अगर दूसरे पर्सन के विचार को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे और उसके बारे में भी आप लोग सुनेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को भी आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए और अपने विचार को रखते हुए सामने वाले के विचार को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके जो थिंकिंग प्रोसीजर है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहीं से आप लोगों को सीखने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये इसको इंप्लीमेंट कीजिए लाइफ में, काफी कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में ये काफी लार्ज स्केल पर बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री सबसे टॉप पर चल रही है। 74,000 कल हमारी कंट्री में केस आए, पर लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहां से कल रिकवर होकर आए। 1056 लोगों की जान अब तक हमारी कंट्री में जा चुकी है। टोटल मिलाकर हमारी कंट्री 55 लाख केस के साथ में दूसरे नंबर पर बरकरार है, और यूएसए पहले नंबर पर है 70 लाख केस के साथ में। ब्राजील 45 लाख केस के साथ में तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केस हमारी कंट्री में आ रहे हैं आज की डेट में, और ये वो केसेस हैं जो यहां पर अगर जिनके बारे में बात करें, टोटल कितने लोग कोरोना वायरस से ऑल ओवर वर्ल्ड में इंपैक्ट हो चुके हैं, तो 3 करोड़ से ऊपर कितने लोगों की जान जा चुकी है, तो लगभग 1 मिलियन के करीब लोगों की जान जा चुकी है, और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जो लोग यहां पर ये रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जावा से जाकर मैप में इसको निहारेगा, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आर्टिकल देखते हैं क्या क्या यहां पर आर्टिकल में बात की जा रही है। एक एक आर्टिकल के बारे में पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूज़पेपर का ओवरव्यू आप लोगों को जरूर होना चाहिए, कम से कम आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हाँ चल क्या रहा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं फिर उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो पहले वाला आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है जो भी अभी दुर्घटना राज्यसभा में देखने को मिली हमारी कंट्री में, तो कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको आगे आने वाली प्रोसीडिंग से अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो यहां पर जो राइटर है जो हमारी कंट्री में आज के डेट में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं जिनका नाम है हरिवंश, तो उनके द्वारा जो एक्टिविटी की गई बीइंग ए डिप्टी चेयरमैन वो यहां पर सही नहीं है। राइटर उसको अपोज कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो भी यहां पर कंट्रोवर्शियल बिल थे हमारी कंट्री में राज्यसभा में उनको पास कराया गया, पर लेकिन जिस तरीके से पास कराया गया वो सही तरीका नहीं था, एक डेमोक्रेटिक वे वहां पर नहीं था, क्योंकि वॉइस वोट से उसको पास कराया गया। और जबकि इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करें तो ये चीजें मेंशन है कि अगर कोई पर्टिकुलर बंदा एक भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहमत नहीं है वॉइस वोट से, तो नॉर्मल तरीके से वोटिंग यहां पर होनी चाहिए। पर लेकिन उन सबको इग्नोर करते हुए यहां पर जो राज्यसभा है उसने क्या किया, वॉइस वोट से बिल को पास कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अपोजिशन की जो वॉइस है उसको दबाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि देखिए जो भी बिल होते हैं उनके ऊपर एक डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद में चीजें आगे बढ़नी चाहिए। पर लेकिन ऐसी चीजें यहां पर देखने को कुछ भी नहीं मिली है। इसका सारा जो इस पर्टिकुलर जो बातें यहां पर बोली गई है कि क्या कमियां रहती है क्या खामियां रहती है, ये वाले आर्टिकल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बेसिकली यहां पर जो बात की जा रही है आज की डेट में लेबर्स जो बिल हैं उनको चेंज करने की कोशिश की गई है अभी पेंडेमिक के चलते। तो इसमें यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हम लोग को यहां पर एक अच्छे लेवल पर डिबेट और डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि जो भी बिल हमारी कंट्री में पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जब वो एक्ट बनते हैं तो वो बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। तो इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, वैसे वही सारी बातें बताई जा रही है कि चाइना का जो रवैया चल रहा है वो उल्टा सीधा चल रहा है, इंडिया को थोड़ा देखकर चलना चाहिए। तो ये वाले आर्टिकल में इस वाले आर्टिकल को मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, पर लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये वाला आर्टिकल है। चाइना और रशिया के जो रिलेशन है वो इंडिया और चाइना के जो इंडिया और रशिया के रिलेशन है उस पर इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, और भी कई सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में चीजें डिस्कस की गई हैं। तो डिटेल में यहां पर इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है। जो अब्राहम अकॉर्ड है यहां पर आजकल इजराइल और जो यूएई के रिलेशन के बारे में, और बहरीन भी इसको ज्वाइन कर रहा है, उसके बारे में आर्टिकल है।
तो आर्टिकल में यहां पर ज्यादा बातें नहीं बताई गई है, पर लेकिन जो मैंने आप लोगों से पास्ट में भी आर्टिकल डिस्कस किया था और कुछ पॉइंट यहां पर दूसरे न्यूज़पेपर से भी उठाए गए हैं, तो यहां पर एक कंबाइंड डिस्कशन मैं करूंगा ताकि सारी आगे पीछे की नॉलेज आप लोगों को यहां पर मिल जाए और कोई कंफ्यूजन माइंड में देखने को न मिले। तो काफी अच्छे से इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये साइड में जो ये वाला आर्टिकल है, यहां पर ये वाला आर्टिकल भी आप लोग काफी अच्छा बोल सकते हैं आर्टिकल, और ये वाले आर्टिकल को मैं काफी दिनों से वेट भी कर रहा था, क्योंकि ये वाला आर्टिकल जो है ये बेलारूस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बेलारूस में डिक्टेटरशिप जो है उसके बारे में बात की जा रही है। काफी लंबे समय से इस आर्टिकल के बारे में सोच रहा था यार, द हिंदू में अब तक ये आर्टिकल नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, हो सकता है थोड़ा आर्टिकल लेट आ जाए न्यूज़पेपर के अंदर में, पर लेकिन आर्टिकल जरूर आएगा। तो इसलिए अगर एक न्यूज़पेपर को भी आप लोग ढंग से कवर करके चल रहे हैं ना, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर इतना कंपटीशन रहता है, इनको पता है कि कहां कहां पर कोई आर्टिकल आना चाहिए और कौन सा आर्टिकल अभी नहीं है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी देख कर चलते हैं। तो एक न्यूज़पेपर को अगर आप लोग ढंग से चार्ट लेंगे तो फिर दूसरे न्यूज़पेपर पर आप लोगों को शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी जो लगेगा मुझे इंपॉर्टेंट अगर कहीं पर है वो चीजें मैं आप लोगों की ऑलरेडी कवर कर लेता हूं, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये अभी यहां पर देखेंगे, ये बात की जा रही है आज के कार्टून के बारे में, और यहां पर जो बात की जा रही है डेटा पॉइंट के बारे में, तो डेटा पॉइंट के ऊपर भी यहां पर नए डालेंगे। ये कोविड-19 से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, आप लोगों को पता ही है क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि कई बार ऐसी बीमारी जो है इस लेवल पर बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है आसपास वाले एरिया में, तो उसकी वजह से भी हवा में भी यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स हैं अगर आप तक पहुंच जा रहे हैं, तो ये काफी एक तरीके से बीमार आप लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए अब चलते हैं यहाँ पर कार्टून की ओर। कार्टून है आप लोगों के सामने, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। कल का भी कार्टून कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छे से आप लोग चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, पर अच्छा लगता है जब आप लोग इतने अच्छे से आंसर वगैरह लिखते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो कई सारे बच्चे काफी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो ये अच्छा लगता है। क्वेश्चन जो पूछता हूं उसके आंसर भी कई सारे बच्चे देते हैं, तो रेगुलर आप लोग को आंसर देने, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो 40 से 50 शब्द में आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर के बारे में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। यहां पर ये वैसे तो दिया गया है आज के जो डेटा पॉइंट है उसके अंदर, पर लेकिन वैसे भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 मिनट लूंगा बस। यहां पर आज की डेट में आप लोग अलग अलग चीजें यूज करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, आपके फोन पर ओटीपी आते हैं, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इनमें कई तरीके के फ्रॉड आज की डेट में होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग एटीएम के अंदर जाते हैं और आप लोग एटीएम के अंदर एक ऐसे एटीएम के अंदर जाते हैं जो कि बैंक के अंदर नहीं है, मार्केट में रैंडम जगह पर कहीं कोई एटीएम है, तो वहां पर अभी रिसेंटली कई सारे केस ऐसे देखने को मिले कि आप लोग के एटीएम का क्लोन बना लिया जाता है और आप लोग के एटीएम से फिर पैसे उड़ जाते हैं, और इसका कोई केस भी नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि जब आप लोग केस लिखाने जाओगे तो वहां पर ये दिखाएगा कि आप लोगों के एटीएम से पैसे आप लोगों के द्वारा ही निकाले गए हैं, आप लोगों के एटीएम से, यानी कि आप लोगों के एटीएम कार्ड से ही पैसे यहां पर निकले हैं। तो केस कैसा बनेगा? तो क्लोन बनाने का मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों के एटीएम से मान लीजिए किसी ने आप लोगों का एटीएम चोरी कर लिया और जाकर पैसा निकाल लिया, तो वही पैटर्न यहां पर क्लोन का देखने को मिलता है। तो इसलिए ये लापरवाही जो होती है ये आप लोगों को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कैसे इससे बचने हैं। एक तो आप लोग हमेशा 2 एटीएम रखिए, एक तो एटीएम वो जिसमें सैलरी या फिर मेन आप लोग का बैलेंस रहता है, वो एटीएम कोशिश करो कि कहीं उसको यूज ना करो, या फिर अगर यूज भी करना है तो वहां पर यूज करो जहां पर जो एटीएम है वो बैंक के अंदर है, ठीक है, यानी कि बैंक वहां पर पास में है, तो उस वाले एरिया में आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। अगर रैंडम कहीं पर भी एटीएम मार्केट के अंदर, वो वाला एटीएम हमेशा यूज करो वहां पर जिसमें आप लोगों के पास में ज्यादा पैसे नहीं है, या फिर जो ऐसा अकाउंट है कि हाँ बस उसमें कुछ ही पैसे पड़े रहते हैं जिसको आप लोग बस नॉर्मल शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो एटीएम आप लोगों को कंप्लीटली अलग होना चाहिए, वरना आप लोग किसी बहुत बड़े खतरे के शिकार बन सकते हैं। आज की डेट में अगर बात करें, लगभग अगर डिजिटल तरीके से जो बैंकिंग हो रही है उसमें 30 बिलियन के करीब यहां पर चीजें पहुंच गई हैं आज के डेट में, यानी कि काफी लार्ज स्केल पर ऑनलाइन बैंकिंग आज के डेट में देखने को मिल रही है। हर एक पर्सन जो है उसको यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, अगर डिजिटल फॉर्म में आप लोग बात करें तो यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा, यानी कि ये जितना लार्ज स्केल पर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उतने ही लार्ज स्केल पर यहां पर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, चाहे आप लोग एटीएम के बारे में बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, या फिर ओटीपी के बारे में। क्रेडिट कार्ड जो होता है उसके भी बहुत सारी आप लोगों को एक तरीके से यहां पर पैसे चोरी होते हुए आते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बात करें, आप लोग की अगर इंटरनेट बैंकिंग किसी के हाथ लग गई तो कंडीशन देखने को मिलेगी। आप लोग ये सोचिए, अगर आप लोगों के पास में कोई ओटीपी आता है, आप लोग सामने वाले को बता देते हैं, उससे आप लोग के पैसे उड़ जाते हैं, तो हमारी कंट्री में जिस लेवल पर ऑनलाइन चीजें बढ़ती जा रही है उस लेवल पर अवेयरनेस बढ़ता हुआ नहीं जा रहा है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें 97.97 के करीब केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, एटीएम के बारे में 97, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में 96, ओटीपी के बारे में 95, क्योंकि सोल्यूशन ही कोई निकाल पाते हैं। आप लोग यहाँ पर कैसे सोल्यूशन निकाल पाएंगे? कई सारी चीजें ऐसी लगती हैं आप लोगों ने खुद ही की है, तो पुलिस जो है वो भी कहीं ना कहीं चार्जशीट नहीं फाइल कर पाती है यहाँ पर प्रॉपर वे में, क्योंकि कोई एग्जैक्टली सबूत
ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों ने अभिमन्यु करके मूवी देखी होगी, जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी। जिस किसी ने नहीं देखी है देखिएगा सैटरडे में, या फिर जब भी आप लोगों को टाइम मिले निकाल कर, या फिर आप लोग या फिर अपना प्रीलिम्स के बाद में उसको देख सकते हैं। तो जो वो मूवी है साउथ इंडिया की, उसमें ये दिखाया गया कि आप लोग जो है कितने लार्ज स्केल पर आज के में डिजिटल चक्रव्यूह के अंदर एक तरीके से घुसे हुए हैं। ठीक है, तो वो मूवी आप लोग देखेगा तो आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। मूवी का जो एग्जैक्ट नाम है, इसका नाम है द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। ठीक है, तो ये मूवी देखिएगा यहाँ पर, जो काफी अच्छी मूवी है, आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग डे बाय डे की जो लाइफ आप लोग लीड कर रहे हैं, तो उससे आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कितने खतरनाक सिचुएशन में आप लोग रह रहे हैं अगर आप लोग अपने आप को सेफ नहीं कर पाते हैं। तो यही है कि यहाँ पर डिजिटल चीजों में घुस तो रहे हैं, पर लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, कहां कहां पर आप लोग ठगे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते इसके बारे में याद रखिएगा। कैश फिर भी आज के में ऐसा नहीं कि कैश यूज नहीं हो रहा है, कैश फिर भी हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर यूज हो रहा है। बोला जा रहा है कैश इज स्टिल किंग, यानी कि कैश आज के में भी यूज किया जा रहा है डीमोनेटाइजेशन के बाद में भी और सारी चीजें ऑनलाइन होने के बाद भी। पर लेकिन फिर भी ये जो फ्रॉड बढ़ रहे हैं इनके बारे में आप लोग अवेयरनेस जरूर रखिएगा। ये जरूरी है, खुद भी याद रखिए इन चीजों के बारे में, और अपने जो यार दोस्त रिश्तेदार हैं जिसको आप लोग लगता है कि ये चीजों से गुजर रहे हैं, उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये अब्राहम अकॉर्ड के बारे में ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है। अब तक जो आर्टिकल मैंने डिस्कस किए थे वो यहाँ पर आप लोगों को यूएई और जो इजराइल है, बहरीन है, उसके बारे में ध्यान रखते हुए लिखा गया था। पर लेकिन अच्छी बात ये इस आर्टिकल में इसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि इंडिया के एंगल को भी दिखाने की कोशिश की गई है। और जिस आर्टिकल में इंडिया का एंगल आ जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जानते हैं आर्टिकल के बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो आइए समझ लेते हैं इसको, आखिर ये अकॉर्ड है क्या। तो इसके चलते पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा किस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात की जा रही है, कौन कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। ठीक है, यहां से आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को इजराइल देखने को मिलेगा। एक इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करेंगे, यूएई और बहरीन वाला एरिया देखने को मिलेगा। और जो बिचौलिया है यहाँ पर, यानी कि जो दलाल है यहाँ पर दलाल वर्ड कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना, यानी कि जो बिचौलिया है, मीडिएटर है, या फिर दलाल, जो भी आप लोग बोल लीजिए। तो ये है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं यहाँ पर, अगर ये चीजें यहाँ पर इस पैटर्न में आ रही हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और बेसिकली थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ भी मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली कंडीशन यहाँ पर क्या बनी हुई है। पहले तो ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, तो ये किस किस के द्वारा साइन किया जा रहा है, किस किस के बीच में, तो यूएसए की अध्यक्षता में साइन किया जा रहा है यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में, ताकि इनके रिलेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पर लाए जा सके। तो आखिर यूएसए जो है इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहा है इस अकॉर्ड को साइन कराने के लिए? तो आप लोगों को पता है नवंबर में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके चलते ये कुछ अपनी सक्सेस यहाँ पर दिखाना चाहता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम भी किया है पास्ट में। तो इसी के चलते यहाँ पर ये इसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस है पर्टिकुलर अकॉर्ड को लेकर। और यहाँ पर अगर इजराइल की जनता जो है, इजराइल की जो जनता यहाँ पर खुश होती है, अगर ज्यूस कम्युनिटी यहाँ पर खुश होती है, तो काफी बड़ा सेक्शन जो ज्यूस कम्युनिटी का यूएसए के अंदर है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालेगा। तो वो भी बात यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है इस पर्टिकुलर जो ये एग्रीमेंट है इसको साइन कराने के लिए। तो एक नया रिलेशन बोला जा रहा है यहाँ पर कि आज के में नया रिलेशन देखने को मिलेगा, जिसके चलते इजराइल के साथ में यूएई और बहरीन यहाँ पर साथ में आकर अपना जो बेसिकली काम करेंगे। देखिए अब तक का यहाँ पर अगर देखा जाए इजराइल के साथ में कोई लड़ाई नहीं है यहाँ पर, ना तो बहरीन की और ना ही यूएई की कोई डिस्प्यूट नहीं है, और इसी के साथ में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट भी आप लोग यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा दोनों कंट्री के बीच में। तो दोनों कंट्री क्या थी, बेसिकली पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रही थी और ये चाह रहे थे अरब वर्ल्ड के साथ मिलकर कि पैलेस्तीन के लिए इंप्लीमेंट की जाए टू स्टेट थ्योरी। टू स्टेट थ्योरी का क्या मतलब था? टू स्टेट थ्योरी अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हमारी कंट्री से और पाकिस्तान से रिलेटेड ये थ्योरी दी गई थी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनेगा पाकिस्तान और जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए बनेगा इंडिया। पर लेकिन ये थ्योरी इंडिया के लिए बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि जितनी ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान में है उससे किसी भी तरीके से कम हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। तो हमारे यहाँ पर भी हमारे मुस्लिम भाई बहन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और वे पूरे अच्छे से अपनी कंट्री की जो लाइफ है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान में काफी ज्यादा जो माइनॉरिटी है वो पोलम में रहती है, वहां पर वो एक अलग फंडा देखने को मिलता है। पर लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करें इजराइल और पैलेस्तीन के बारे में, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा मैप। ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर अगर चलेंगे सीरिया साइड में आप लोगों को थोड़ी चीजें देखने को मिलेगी, जहां पर इजराइल और पैलेस्तीन के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो इस पर्टिकुलर मैप को आप लोग देखिए, यहाँ पर ये मैप आप लोगों के सामने है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर ये इजराइल हो गया और यहाँ पर ये गाजा स्ट्रिप हो गया, ये हो गया यहाँ पर वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक जो है यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा है ये लाइनिंग वाला, तो ये जो वेस्ट बैंक है यहाँ पर और इसी के साथ में गाजा स्ट्रिप है, ये पैलेस्तीन का एरिया ओनली बन चुका है। बाकी सारा एरिया आज के डेट में इजराइल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि सारे एरिया में पैलेस्तीन हुआ करता था, पर लेकिन 1948 से लेके जब से इजराइल का गठन हुआ है, यानी कि इजराइल बना है, तब से लेके इजराइल यूएसए की सपोर्ट से इस पर्टिकुलर
रीजन में एक ऐसी कंट्री उभरा है कि यहाँ पर जो आसपास वाली कंट्री है जो इसको पहले लड़ती थी इसके साथ में, सऊदी अरेबिया दबाना चाहती थी, अरब वर्ल्ड हो गया, आज के में वो भी इसके साथ में अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश करते हैं और जो पैलेस्टीन को सब भूलते जा रहे हैं, यानी कि पैलेस्टीन को साइड में रख दिया सबने उठाकर। तो इसके चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि जो पैलेस्टीन है वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और इजराइल जो है वो एक ज्यूज डोमिनेटेड एरिया है, और यहां पर इसी के चलते जो अरब वर्ल्ड है वो हमेशा पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था। पर लेकिन जब यूएसए का इंटरफेयर यहां पर हो जाता है तो वो सारी चीजें साइड में हो जाती हैं। अब यहां पर पैलेस्टीन जो है कहीं ना कहीं उसको भूलते जा रहे हैं सब लोग, क्योंकि इजराइल एक पावरफुल कंट्री हो गया और पावरफुल इंसान के साथ में सब खड़ा होना पसंद करते हैं। जो इंसान दब रहा है, जो इंसान एक तरीके से गरीब इंसान जो सोसाइटी का तबका है उसके बारे में कोई नॉर्मली बात नहीं करता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा, पर लेकिन इसको एक तरीके से गलत मत समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं। यहां पर सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो इतना लार्ज स्केल पर उठाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या फिर उसका मर्डर हुआ। हमारी कंट्री में कितने सारे किसान डेली सुसाइड करते हैं, कोई ना कोई किसान डेली सुसाइड करता है। पूरा आंकड़ा भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया शो करना। आज के दिन में किसानों की सुसाइड का आंकड़ा भी गवर्नमेंट प्रेजेंट नहीं करती है। तो ये दुर्दशा है उस इंसान के लिए जो हमारी कंट्री में एक लालन पालन कर रहा है, जिसके चलते हमारी कंट्री में लोगों का पेट भरता है। आप लोगों की थाली में जो रोटी दिखती है आप लोगों को, वो इस किसान की वजह से दिखती है, जिसके कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं उसका आंकड़ा भी हमारी कंट्री के सामने नहीं होता है। पर लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस का इतना हवा बनाया जा रहा है, ये आज की डेट में हमारी कंट्री में जो मीडिया है उसकी नाकामयाबी आप लोग बोल सकते हैं। जो मीडिया हाउसेज है उनके काम करने का जो तरीका है वो टीआरपी बन चुका है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सामने निकाल कर नहीं लेकर आ पाते हैं, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत ये हो गया। अभी एक न्यूज देख रहा है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि सुशांत सिंह राजपूत का पुनर्जन्म हो गया है, मतलब इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग कि कितनी घटिया लेवल पर हमारी कंट्री की मीडिया पहुंच चुकी है। तो इसलिए कोशिश करो इस मीडिया हाउस से दूर रहने की, तो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, वरना ये आप लोगों को बीमार कर देगी जिस तरीके थॉट प्रोसीजर ये आप लोगों के माइंड में आज के दिन में इनपुट कर रही है। तो इससे थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको इग्नोर करना चाहिए, मुद्दे को इग्नोर करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इसके ऊपर फोकस देना चाहिए और तह तक जाना चाहिए। पर लेकिन पुलिस का काम है, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया आज के दिन में इसमें अपनी टीआरपी बटोरने पर लगी हुई है और उसका ये मुद्दा इसलिए क्योंकि हम लोग उसके अंदर घुसे हुए हैं। अगर हम लोग निकल कर आएंगे तो मुंह मुंह पड़ेंगे यहां पर आकर। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आज के दिन में बात करें, जैसे बात करते हैं हम यूएई, इजराइल और बहरीन, इन सब चीजों के बारे में, तो पैलेस्टीन के मुद्दे को इसलिए भूला जा रहा है क्योंकि पैलेस्टीन जो है वो कमजोर पड़ गया, जैसे किसान कमजोर पड़ गए कंट्री में। इसी तरीके से इजराइल के ऊपर पूरा फोकस दिया जा रहा है। तो यहां पर इजराइल के ऊपर फोकस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इजराइल एक पावरफुल कंट्री है, हर तरीके से इनको फायदा पहुंचा सकती है, और जबकि पैलेस्टीन से इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए बहरीन ने और यूएई ने भी कोशिश की है कि इजराइल के साथ में अपने रिलेशन बढ़ाए जाए, हर एक लेवल पर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी एंगेजमेंट के साथ में भी। और यूएसए और जो इजराइल के ऑफिशियल डायरेक्ट ये बोल रहे हैं यहां पर कि आने वाले टाइम में दूसरी अरब कंट्री भी इनके साथ में अपने रिलेशन जो है वो अच्छे करती हुई नजर आएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि काफी ज्यादा एक तरीके से आने वाले टाइम में एक अलग मुद्दा यहां पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर सऊदी अरेबिया जो है वो कहीं ना कहीं बैक एंड में एक तरीके से पूरा यहां पर लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया इस पर्टिकुलर एरिया में एक लीडर माना जाता है। सऊदी अरेबिया के बिना आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कुछ भी नहीं होता। पर लेकिन सऊदी अरेबिया सामने निकल कर नहीं आ रहा है, वो बैकग्राउंड से सपोर्ट करेगा कि पहले तुम सारे जाकर इजराइल के साथ मिल जाओ, फिर पीछे पीछे मैं भी आता हूं, वरना स्टार्टिंग में मैं जाऊंगा तो बोलेंगे यार तुम तो अकेले। वो एक ऐसे इंसान थे जो कि हमेशा सपोर्ट करते थे पैलेस्टीन को, अब तुम भी इजराइल के साथ में जाकर मिल गए। तो बैक एंड सपोर्ट में जो सऊदी अरेबिया है वो अपना पत्ता खेल रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री के लिए आखिर इस पर्टिकुलर रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अब तक जो होता था हमको एक बैलेंस बनाना पड़ता था। एक साइड में गल्फ कंट्री हुआ करती थी, यानी कि सऊदी अरेबिया, ये यूएई, ये सारी कंट्री जो कि पैलेस्टीन को सपोर्ट करती थी, और एक साइड में इजराइल हुआ करता था। हमारी कंट्री के लिए दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। इजराइल जो है कई सारे एरिया में हम लोग को फायदा पहुंचाता है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर दूसरे कई सारे एरिया में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है गल्फ रीजन, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के रेमिटेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के लोगों के इंप्लॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन दोनों में अगर लड़ाई रहती है तो हम लोग को बैलेंस बनाना पड़ता है इनके बीच में। तो इसलिए अगर दोनों में दोस्ती हो जाएगी तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। पर लेकिन एक चैलेंज भी होगा, उसको भी समझेंगे, ठीक है। समझते हैं क्या बात की जा रही है। 8 मिलियन के करीब जो इंडियन डायस्पोरा है, यानी कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो गल्फ रीजन में जाकर रहते हैं आज की डेट में। ये जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, कई सारे लोग यहाँ पर जाकर अपनी कंट्री में वापस रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस ये होता है बेसिकली इस कंट्री में जाकर जो हमारी कंट्री के लोग काम करते हैं, फिर अपनी कमाई हुई सैलरी जो अपने घर पर भेजते हैं अपने घर वालों के अकाउंट में, तो वो रेमिटेंस होता है। तो लगभग 50 बिलियन के करीब रेमिटेंस हमारी कंट्री को मिलता है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारी कंट्री में आता है। एनुअल जो मर्चेंडाइज जो ट्रेड है यहाँ पर, वो भी लगभग 150 बिलियन हमारी कंट्री के इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें 2/3 जो हाइड्रोकार्बन है, यानी कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है, वो हम लोग इसी रीजन से इंपोर्ट करते हैं, और बहुत सारा और भी इन्वेस्टमेंट आप लोग यहां पर देखने को मिलता है।
तो घुमा फिराकर बोले तो गल्फ रीजन हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है यहां पर, अगर आप लोग अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। पर लेकिन जो नया अभी यहां पर जो रिलेशन होने वाला है तो वो इंडिया को अफेक्ट भी कर सकता है। वो कैसे अफेक्ट कर सकता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंडिया के द्वारा हालांकि वेलकम किया गया है इजराइल और जो यूएई का ये बेसिकली रिलेशन है, ये हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने इसको वेलकम भी किया है। एक तरीके से दोनों ही हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखने को मिलते हैं। इजराइल और जो गल्फ कोऑपरेशन है उसके बीच में जिस तरीके से आज के में जो चीजें बढ़ रही हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैलेस्तीन का जो इशू था इंडिया को लेकर, जो हमेशा टेंशन में रहते थे कि यार पैलेस्तीन के बारे में हम लोग कैसे बोल पाएंगे, इजराइल के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं। जब खुद कंट्री जो यहां पर अब तक पैलेस्तीन को सपोर्ट करने वाली कंट्री पैलेस्तीन को छोड़कर इजराइल के साथ में मिल रही है, तो हमारे ऊपर जो एक प्रेशर था कि पैलेस्तीन को अलग रखना है, इजराइल को अलग रखना है, कहीं ना कहीं वो वाला प्रेशर कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। एक इंडिया को अब डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग जो बनाकर चले वो और ज्यादा ईज यहां पर होती नजर आएगी, इनके ज्यादा बर्डन हमारे ऊपर नहीं रहेगा। इजराइल जो है किस किस एरिया में काम कर सकता है, काफी अच्छे एरिया से, डिफेंस में, सिक्योरिटी में, इसी के साथ में जो सर्विलेंस होता है, जो सर्विलेंस इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए बॉर्डर एरिया पर हम लोगों ने ड्रोन लगा दिए इजराइल के, ठीक है, तो आप लोग समझिए कि पाकिस्तान से कोई भी उल्टी सीधी हरकतें हमारी कंट्री में नहीं हो पाएगी। फार्मिंग सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ में सोलर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जम्स एंड ज्वेलरी के बारे में बात करें, जिनके जो सोने वाले जो सोना वगैरह होते हैं, या फिर आप लोग फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे, तो ये सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर इजराइल का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी कि इजराइल इस एरिया में काफी अच्छे से काम करता है। ये काफी पावरफुल एरिया है इजराइल का। टूरिज्म, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल जो सर्विस होती है, ये आज के दिन में काफी ज्यादा इंपैक्टेड हुई है पेंडेमिक के चलते। तो आने वाले टाइम में इजराइल जो है काफी लार्ज स्केल पर यहां पर सप्लाई कर सकता है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो वर्कर्स हैं यहां पर जीसीसी के अंदर, ठीक है। आज के डेट में आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो सारा एरिया है यहां पर इजराइल कवर करने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में इजराइल अरब जो है वो आने वाले टाइम में कई सारी करियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कई सारे नए नए जो स्टार्टअप है यहां पर अगर बात करें, इजराइल जो है वो स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, नई नई कंपनी स्टार्ट होती है, तो इसके चलते यहां पर जो यूएई है उसके साथ में कई सारी ड्यूटी फ्री जो यहां पर इसका जो एरिया है, तो आसानी से इसके सारे स्टार्टअप यहां पर जो यूएई के अंदर जाकर काम कर सकते हैं। यानी कि इजराइल और यूएई के अंदर यहां पर एक अलग माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे हमारी कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इंडिया भी इन सारे एरिया में काम करता है, ठीक है। तो जैसे नहीं आप लोगों ने मूवी देखी होगी, ये जो मूवी का नाम है, मूवी का नाम क्या है, एक मिनट सोचने दो मुझे, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें प्रेस रावल रहता है, और प्रेस रावल का नाम क्या रहता है उसमें, लक्ष्मी नारायण उसका नाम रहता है। मूवी का नाम 1 2 3 है, उसमें वहां पर प्रेस रावल कहता है यू डील इन कार, वो कहता है हाँ हम भी कार में धंधा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया में इजराइल धंधा करता है उसी एरिया में यहाँ पर इंडिया भी धंधा करता है। तो दोनों के जो धंधे हैं वो एक दूसरे के साथ में अब यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ओवरलैप करेंगे। यानी कि जिस एरिया में इंडिया काफी लार्ज स्केल पर काम करता है उस एरिया में अब इजराइल की भी एंट्री होगी, तो इजराइल की भी कंपनी वहां पर आएंगी, इजराइल का भी काम होगा वहां पर। तो अब देखने वाला चीज ये है कि हमारी कंट्री कैसे बैलेंस बना पाती है। तो इंडिया जो है लार्ज एरिया है, इंडिया का भी अगर बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, मैन पावर के पॉइंट ऑफ से हमारी कंट्री के लोग काम करते हैं, फूड प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ से, फार्मास्यूटिकल, जम्स एंड ज्वेलरी, तो ये सारी इंजीनियरिंग आइटम, तो ये इजराइल से भी आने वाले हैं, हमारी कंट्री के साथ भी काम करते हैं। तो काफी बड़ा एरिया यहां पर अभी देखने को मिलेगा कि दोनों का ओवरलैप करने वाला है, तो उसको भी बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। इंडिया जो है वो बिगेस्ट स्टेक होल्डर है अगर दुबई के अंदर बात करें, रियल एस्टेट के अंदर, टूरिज्म के लिए और फ्री इकोनॉमिक जोन के लिए, जहां पर इजराइल भी मिलकर काम करने वाला है। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से बैलेंस बनाकर यहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। देखिए बीच बीच में मैंने दूसरा आर्टिकल यहां पर मर्ज किया है जिससे कि आप लोगों को दूसरा एंगल भी पता चले। जो रियाद है यानी कि जो सऊदी अरेबिया है उसके द्वारा अभी यहां पर जो कमर्शियल फ्लाइट है यूएई और इजराइल के लिए, उसको भी यहां पर ये एयर स्पेस सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और उसी के साथ में इजराइल और जो अरब कंट्रीज है सारी, उसके साथ में ऑलरेडी आप लोगों को पता है 1994 में जॉर्डन और इजराइल का भी यहां पर एग्रीमेंट हुआ था। तो ट्रंप के द्वारा अभी यहां पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान और जो नॉर्थ कोरिया में वो फेल हो चुका है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर वो पास हुआ है। यानी कि ट्रंप यहां पर जो खेल रहा है वो अपना इस लेवल पर खेल रहा है ताकि ये बता सके कि हाँ मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं यहां पर पास भी हुआ हूं। इसी के साथ में अगर बात करें, पहले इजिप्ट और जॉर्डन यहां पर ऑलरेडी इसके साथ में कनेक्ट हो चुके थे 1979 में और 1994 में इजराइल के साथ में ऑलरेडी अपने रिलेशन यहां पर स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सारे जो भी अरब कंट्री हैं जो कि पहले पैलेस्तीन के लिए मरते थे, वो नहीं कहते कि
जान छिड़कते थे, आज के डेट में वो सारे कहीं ना कहीं इजराइल के साथ में जाकर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इजराइल के साथ में अपने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पैलेस्तीन को भूलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस तरीके से जो पैलेस्तीन है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके द्वारा अगर यहाँ पर जो सपोर्ट नहीं किया जा रहा तो कोई और सपोर्ट नहीं करेगा। पैलेस्तीन का जो मुद्दा है वो फेड अवे हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉन अरब जो कंट्री है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड दूसरी कंट्री है, जैसे कि यहाँ पर ईरान हो गया, तुर्की हो गया, दूसरी अलाई हो गया, वो कहीं ना कहीं जो वैक्यूम जो खत्म होगा, यहाँ पर जो वैक्यूम होगा वो इनके द्वारा फिल किया जाएगा। अरब कंट्री अगर निकलती है तो यहाँ पर ये कंट्री आती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसी है, अगर डोनाल्ड ट्रंप के यूएसए जो है वर्ल्ड में से अपना हाथ खींचते हैं तो चाइना आकर उस जो वैक्यूम खत्म हुआ है, जो वैक्यूम बना है वहां पर, चाइना आकर वहां पर एंट्री करेगा। वही फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो तुर्की और जो ईरान है वो एग्रेसिव पॉलिसी आज के डेट में लेकर चल रहे हैं यूएसए के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पर वो पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन सब एक तरीके से जो भूल जा रहे हैं, पैलेस्तीन को भूल जा रहे हैं। तो पैलेस्तीन को नहीं भूलना है, पैलेस्तीन को ध्यान में रखकर और आगे बढ़ेंगे तभी शांति आएगी, क्योंकि दुनिया भर के रिफ्यूजी आज के दिन पैलेस्तीन के इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने बेसिकली ये प्रस्तुत की गई है, ये एक तरीके से होलिस्टिक एक पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो फिर आप लोग उसके बारे में बताइए, ताकि आगे आने वाले लेक्चर में उसको क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो ये था ये आर्टिकल। आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि मैं वेट कर रहा था कि द हिंदू में ये आर्टिकल आएगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को यूरोप के अंदर लेकर चलूं, पहले आप लोग चलिए यूरोप के अंदर चलते हैं। यहाँ से ये होगी अपनी प्यारी कंट्री, यहाँ से अगर आप लोग यूरोप के अंदर जाएंगे तो ये आप लोग को यूरोप देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर जब जूम करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक कंट्री नजर आएगा जिसका नाम है बेलारूस। ये हो गया यहाँ पर बेलारूस। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करते हैं। एग्जैक्टली ये हो गया यहाँ पर बेलारूस। ओके, अब आप लोग समझिए ये एग्जैक्ट कंट्री है जिसके बारे में हम लोग आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर लिथुनिया, ये भी यहाँ पर न्यूज में आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये पर्टिकुलर जो कंट्री है, इसका जो लीडर है इसका नाम है लुकाशेंको। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, इसका थोपड़ा अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। थोपड़ा किस लिए बोल रहा हूं? थोपड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी यहाँ पर, ये 20 सालों से ज्यादा यहाँ पर रूल कर रहा है। एक डिक्टेटर बनकर ये आज के डेट में सामने आज के डेट में नहीं, पहले से डिक्टेटर बनकर सामने आ रहा है। पर लेकिन आज के डेट में अगर देखें तो जनता जो है वो थोड़ी सी जागरूक हो गई है, अवेयर हो गई है। तो इसके चलते यहाँ पर अब जो चीजें हैं वो इसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, पर लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट को दबा दे रहा है। तो ये एक मिलिट्री लीडर है जो कि आज के डेट में पूरे बेलारूस पर कंट्रोल किए हुए है। तो समझते हैं आखिर कंडीशन क्या है। कंडीशन यहां पर यह है कि बेलारूस जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था यहाँ पर रसिया से, बोल सकते हैं, या फिर आप लोग बोलिए यूएई से, क्योंकि उस टाइम पर ये यूएसएसआर, ठीक है, तो यूएसआर जिसको सोवियत यूनियन आप लोग बोलते थे, उसका पार्टनर हुआ करता था, एक तरीके से पार्ट हुआ करता था। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, आज की डेट में यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो बेलारूस कंट्री है, यहाँ पर इसके बारे में बात करें, ये अकेली कंट्री यूरोप के अंदर ऐसी रह गई है जहां पर एक डिक्टेटर है, वरना हर जगह आप लोगों को डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर इसकी आजादी के बारे में हम लोग बात करें, जब से आज तक अगर आप लोग पूरा देखोगे इसका कंट्रोल, ये आज तक इसका कंट्रोल यहाँ पर बना हुआ है। पहले ये वाली स्लाइड देखें तब फिर आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आफ्टर अगर डिसइंटीग्रेशन की बात करें सोवियत यूनियन की, जो कि 1991 में हो गया था, बेलारूस जो है वो एक सोवरेन नेशन बना आगे चलकर, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे यहाँ पर वो चुनकर आए 1994 में। तो 1994 में जो प्रेसिडेंट चुनकर आए वो आज तक यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, यानी कि 26 साल से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो अकेला यही आदमी है यहाँ पर, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया, लुकाशेंको। ठीक है, तो ये एक तरीके का डिक्टेटर है यहाँ पर, जो कि कंप्लीटली कंट्रोल करके रखता है यहाँ पर। और हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं ये 80 या फिर 90% वोट के साथ में जीत कर आते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि कितना भी अपोज क्यों ना देखने को मिले, कितनी भी जनता इसके अपोज में क्यों ना देखने को मिले, इसका वोट बैंक जो है वो कम नहीं होता है। तो क्या मतलब है इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ ना कुछ घपला चल रहा है अंदर। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल भी कुछ ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिली। रीजन क्या है इसका कि सामने चीजें निकल कर नहीं आती है। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और मीडिया, इन तीनों के ऊपर पूरा कंट्रोल है इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का, यानी कि कोई भी इसके खिलाफ यहां पर नहीं जाता है। और इसी के साथ में जो KGB इसका स्पाई जो नेटवर्क है वो भी काफी खतरनाक माना जाता है, जिसके तहत ये सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है। आफ्टर 1994 जहां पर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, 5 बार कंज्यूगेटिव जो इलेक्शन हुए उसमें ये जीतकर आ चुके हैं। और हर बार ये बोला जाता है कि जो इलेक्शन जो इसके द्वारा यहां पर कंडक्ट कराए जाते हैं वो अनफेयर है कहीं ना कहीं, ऐसा आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। यानी कि प्रॉपर जो चीजें हैं यहां पर ये
ये टोटली इसके कंट्रोल में रहती हैं और अनफेयर तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अभी रसिया के बारे में अगर बात करें तो रसिया जो है यहां पर इसको चीप ऑयल और गैस प्रोवाइड कराते हैं, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर ये दूसरी यूरोपियन कंट्री जैसा नहीं देखने को मिला। आज की डेट में भी यहां पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो अच्छे लेवल पर नहीं है। आज की डेट में भी ये कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, हालांकि ज्यादा नहीं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज में किस लिए वो समझ लेते हैं। अभी क्या हुआ यहां पर, जो बेलारूस है यहां पर एक तरीके से बेलारूस के चलते जो बात यहां पर की जा रही है, तो यहां पर फिलहाल अभी यहां पर ये बोला जाता है कि इसका जो रूल है यहां पर ये एंड होने वाला है, एंड होना चाहिए यहां पर। तो यहां पर बेलारूस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, काफी लार्ज स्केल पर जो लोग हैं उनके द्वारा यहां पर इसका अपोज किया गया और भी कई सारी पर्सनैलिटी सामने निकल कर आई, जैसे कि यहां पर नाम इसका देख लीजिएगा अपने आप, काफी लंबा सा उल्टा सीधा नाम है, एसटी करके मैं बुलाता हूं यहां पर। तो ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी यहां पर इस कंट्री के अंदर, ये एक जो इनके जो हस्बैंड है वो एक यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है, जिनके द्वारा यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट की कई सारी चीजें सामने निकाल कर लेकर आई गई। पर लेकिन सिचुएशन यहां पर यह बनी कि जो इनको लग रहा था कि इनको लगभग 60% वोट मिलने वाली है, ये यहां पर जीत कर आने वाली है, पर लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंट है यहां पर बेलारूस के अंदर, वो फिर से 80% वोट के साथ में जीत कर आया। तो इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो फिर काम नहीं चला, तो यहां पर इनका जो हस्बैंड है वो तब से जेल में पड़ा हुआ है और ये यहां पर अपनी जान बचाकर लिथुआनिया भागी और यहां से जाकर इन्होंने फिर सारी चीजें बताना स्टार्ट की कि कंट्री में चल क्या रहा है। यानी कि ये पर्टिकुलर जो लीडर है आज के डेट में यहां पर सारी चीजों को कंट्रोल किए हुए, इवन मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम पे भी हम लोग 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो है सारी टेक्नोलॉजी को यहां पर कंट्रोल किए हुए, इसकी चीजें जो है सामने से बाहर निकल कर नहीं आती हैं। तो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया जैसा कंडीशन आप लोग यहां पर यूरोप के अंदर एक डिक्टेटर की देखने को मिलती है। पर लेकिन फिर भी अभी यहां पर ये भी बेचारी एक तरीके से सप्रेशन में आ गई, क्योंकि रसिया जो यहां पर काउंटर पार्ट है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसने व्लादिमीर पुतिन से हेल्प मांगी, तो व्लादिमीर पुतिन ने इसके साथ में एग्रीमेंट साइन किया। यहां पर ब्लैक सी जो रिजोर्ट है यहां पर सोची के अंदर, तो वहां पर दोनों की मीटिंग हुई, 1.5 बिलियन के करीब यहां पर लोन देने की बात की गई और भी यहां पर कई सारी चीजें प्रोमिस की गई। इसी के साथ में सिक्योरिटी और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की भी बात की गई, दोनों के साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ में, जो यहां पर अभी देखने को मिलेगी हर साल एक मंथ के अंदर में। नेक्स्ट यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है इसके द्वारा भी रसिया के प्रेसिडेंट को बोला गया कि मेरा बड़ा भाई है, इसी के साथ में बोला गया कि वो फ्रेंड इन नीड है, यानी कि आवश्यकता में एक तरीके से जो दोस्त साथ खड़ा होता है, जो बुरे वक्त में साथ खड़ा होता है, वो रसिया है मेरा दोस्त, ठीक है। तो इसलिए भी यहां पर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं रसिया और इसके बीच में जो रिलेशन है वो भी यहां पर एक तरीके से इसका रूल खत्म होने का, जो खत्म न होने का एक मेन रीजन आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि रसिया काफी लार्ज स्केल पर इसको सपोर्ट कर रहा है और रसिया के पास भी कोई रीजन, रसिया के पास भी कोई ऐसा पर्टिकुलर अगर बोले कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि रसिया आज के डेट में देखिए G8 कंट्री का पार्ट हुआ करता था, G8 कंट्री में से बाहर निकल गया तो G7 कंट्री रह गई, तो G7 कंट्री ने इसको दुत्कार दिया। तो इसी के चलते यहां पर रसिया के पास में ऑप्शन बहुत कम बचे हुए हैं, जिसके चलते जो भी जिसका हाथ पकड़े हुए है उसको रसिया काफी अच्छे से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना बने। और यहां पर जब इलेक्शन हो रहे थे तो काफी अच्छी अच्छी बातें इस महान इंसान के द्वारा यहां पर बोली गई, बोला गया कि कुछ भी कोविड-19 जैसा कोई डर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये फालतू की चीजें इससे दूर रखो, आप लोग वोडका पियो, और इसी के साथ में बोला यहां पर ये है साउना करके कोई और चीजें होती होगी यहां पर, ठीक है, घूमने के लिए, मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है कि दारू पियो, शराब पियो, एंजॉय करो, ये सारे कोविड-19 कुछ नहीं है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा भाई मुझे देखने को मिला जब यहां पर इसका ऐसा स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, तो 6th इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें भी ये खूब अच्छी खासी जो मेजोरिटी के साथ में जीत कर आया, और सब बोल रहे हैं कि इसमें एक तरीके से गलत तरीके से इलेक्शन हुए, पर लेकिन इसने उसको रिव्यू करने से, फिर से इलेक्शन कराने से बिल्कुल मना कर दिया और नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से यहां पर ये लीडर बनकर बैठ रहा है। तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। तो अब यहां पर सिचुएशन कैसी बनती है आगे आने वाले टाइम में, वो आगे जो भी होगा उसकी अपडेट आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये था इसके बारे में आर्टिकल, एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए, कल को अगर कुछ आ जाता है तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कोशिश की जाती है कि सारी चीजें आप लोगों की कवर कर ली जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये लेबर लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, लेबर लॉज के बारे में आर्टिकल बात कर रहे हैं। यहां पर ये MR जो माधवन साहब है उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो PRS से कनेक्टेड है। यहां पर आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही हैं। सबसे पहले तो यहां पर बेसिकली जो बातें इस आर्टिकल के बारे में वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमारी कंट्री में सितंबर 19 को कई सारे जो बिल थे उनको विड्रॉ किया गया और नए बिल यहां पर मार्केट में आ रहे हैं, यानी कि नए बिल लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, अगर लंबे समय से आप लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर सुन रहे हैं, 2019 में भी हम लोगों ने बात की थी कि कई सारे जो लेबर लॉज हैं उनको रिप्लेस किया गया। लगभग 29 जो एग्जिस्टिंग लॉ थे उनको रिप्लेस किया गया था। हमारी कंट्री में 4 लेबर कोड बिल हमारी कंट्री में लाए गए थे ताकि चीजों को रिप्लेस किया जा सके। वेज, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि जो वर्कर्स हैं
उनके इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा सके। आप लोग ये सोचिए किसी फैक्ट्री में आप लोग काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में जहां पर आप लोग काम कर रहे हैं वहां पर लाइट नहीं है, हवा लेने का भी ढंग से सांस नहीं है, वहां पर दम घुटता है अंदर जाकर, ठीक है, इसी के साथ में पानी भी अवेलेबल वहां पर नहीं है, तो आप लोग क्या वहां पर काम कर पाएंगे? पर लेकिन मजबूरी में चलते आप लोगों को वहां पर काम करना पड़ता है, जबकि जान का भी खतरा है। पर लेकिन यहां पर इसके लिए कोई रेगुलेशन अगर न रहे कि हाँ भैया आप लोग इनको रेगुलेट नहीं कर सकते, जो चल रहा है चलने दीजिए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जान जाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर एक तरीके से जो इंडस्ट्री है वो जो वर्कर्स हैं उनका खून चूसती हुई नजर आएगी। तो कई सारे मेजर चेंजेस यहां पर देखने को मिले, अभी जो फिलहाल चेंज किए गए तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पर चार आप लोग यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। पहला जो पॉइंट बोला गया उसमें ये बोला गया कि 2020 का जो बिल यहां पर लाया गया है, ये फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, इसमें कई सारी चीजें चेंज करता हुआ नजर आएगा। तो पहले क्या बात बोली गई है? पहले ये बात बोली गई कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है किसी भी फैक्ट्री की, जहां पर 10 वर्कर जो होते थे जिनको एज ए जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और या 20 वर्कर जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहां पर काम करते हैं, यानी कि ऐसी कंपनी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वहां पर तो 10 वर्कर, और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता वहां पर 20 वर्कर। तो उनको यहां पर बेसिकली एक थ्रेशोल्ड यहां पर रखा गया था मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर, तो इसको अभी बढ़ाकर 20 कर दिया गया 10 वाले को, और 40 कर दिया 20 वाले को रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि इसकी संख्या यहां पर भी जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा दी गई है, यहां पर ये बात बोली गई है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो नया यहां पर अभी एक्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये सारी थ्रेशोल्ड बढ़ाई जा रही है बेसिकली यहां पर। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में अगर बात करें, जो छटनी करनी होती थी तो उसके चलते यहां पर अगर किसी को निकालना है, किसी को जॉब से निकालना है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो एक तरीके से स्टैब्लिशमेंट जो एम्प्लॉय है यहां पर, एम्प्लॉय जो ओवर एक तरीके से जो 100 के करीब यहां पर देखने को मिलता था, उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। पर लेकिन अब यहां पर अगर किसी को छटनी करनी है तो 300 से ज्यादा अगर इंप्लॉय है तो वो वहां पर मतलब तब परमिशन लेनी पड़ेगी, 300 से कम है तो परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, कितनी भी छटनी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले कंपनी के हाथ में थोड़ी सी पावर ज्यादा दी जा रही है, ताकि हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ नजर आए, एक तरीके से हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक खस्ता हालत हो रही है उसको बढ़ाते हुए थोड़ा सा नजर आए। तो 2 डिकेड के चलते जो ये पर डिबेट डिस्कशन चल रहा था और उसको 2019 के बिल में प्रपोज नहीं किया गया, वो चीजें अब चेंज की गई यहां पर आकर, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो 1946 है उसके बारे में बात की जा रही है। यहां पर यह बोला जा रहा है कि फॉर्मली जो डिफाइन की जाती थी कंडीशन इंप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, कि यहां पर बेसिकली एटलीस्ट 100 वर्कर्स होने चाहिए, अब उसको भी बढ़ाकर यहां पर थ्रेशोल्ड जो है ये 300 वर्कर कर दिया गया है। यानी कि जो बिल थे पुराने जिनमें कई सारी सिचुएशन ऐसी थी जो कि कंपनी वालों के हाथ बांधे रखती थी, वो हाथ अब उनके थोड़े थोड़े खोल दिए गए ताकि वो अपने हिसाब से थोड़ा सा काम कर सके। पहली तो चीज ये बोली गई है। दूसरी चीज में क्या बोला गया, यहां पर ये बोला गया कि देखिए अगर कोई वर्कर है उसकी सेफ्टी के बारे में, हेल्थ के बारे में, वर्किंग कंडीशन के बारे में, या फिर मैक्सिमम वर्क आवर कितना होना चाहिए, कितने घंटे वो काम करेंगे उसके बारे में, हेल्थ सेफ्टी, ये सारे जो नॉर्म्स थे इनको प्रॉपर फॉलो करके चलना होता था, ठीक है, कि क्या क्या इनके वेलफेयर मेजर होने चाहिए। पर लेकिन अभी जो नया बिल लेकर आए इसमें ये सारी जो चीजें हैं ये स्टेट के ऊपर छोड़ दी गई हैं कि वो फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि अभी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अभी जो योगी, जो हमारी कंट्री में जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या करा, फैक्ट्री को बोला कि आप लोग अच्छे से काम कीजिए, जितना ज्यादा काम कर सकते हैं, और जो रूल और रेगुलेशन है उनको फॉलो करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, बस बेसिकली आउटपुट अच्छा आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। यानी कि भले ही उनको जानवरों की तरीके से ट्रीट करने करा जाए, पर लेकिन जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि लोगों के हाथ में जॉब नहीं है आज के डेट में, तो उसके चलते ये रूल और रेगुलेशन नॉर्म्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात की गई, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि वो इस तरीके के जो बेसिक और जो इसी के साथ में जो वेलफेयर के नॉर्म्स हैं उनसे अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, उन पे उनको टिका रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये बातें यहां पर बोली गई। पर लेकिन एक नोट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बोला गया, 3 मंथ के लिए, जब तक यहां पर पब्लिक जो इमरजेंसी चल रही है पेंडेमिक को लेकर, ताकि सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, तब तक ये चीजें देखने को मिलेगी। थर्ड जो बात यहां पर बोली गई है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की अगर आप लोग बात करते हैं आज के डेट में, ये बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आप लोग किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आ गए और वो आप लोग के साथ में कितना अत्याचार कर रहा है, उसके चलते भी आप लोग वहां पर काम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट आप लोग छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कई बार आप लोग कहीं पर जॉब करते हैं ना, आप लोग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है और फिर आप लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर आप लोग ने देखी होगी, कोई यार दोस्त रिश्तेदार आप लोगों का फंस जाता है, तो उस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो 2019 का जो बिल है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में भी थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 20 से बढ़ाकर इसको 50 कर सकते हैं, पर लेकिन जो बेसिकली कोर एक्टिविटीज होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, ये नॉन कोर एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, मतलब ये जैसे कैंटीन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या सैनिटाइजेशन जो एक तरीके से सैनिटेशन जो सर्विस हो गई, वहां पर आप लोग एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। कोर एक्टिविटी जो होगी, जो मेन काम यहां पर किया जाता है कोई भी, ठीक है, उसमें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं,
आज के डेट में मान लीजिए कोई एक कंपनी बनाते हैं हम लोग मिलकर, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पीपीटी बनाएंगे लेक्चर के लिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो टेस्ट सीरीज सेट करेंगे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मान लीजिए हम लोग कोई बुक पब्लिश करनी है, उस बुक के बारे में एक तरीके से डेटा इकट्ठा करेंगे। तो इस तरीके से ये कोर एक्टिविटी होगी अगर आज के डेट में हम लोग एक कंपनी बनाते हैं। पर लेकिन एक ऐसी भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, कोई अगर उल्टी सीधी हरकतें ना करे कंपनी के अंदर में, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोई कैंटीन वगैरह भी होगी जहां पर आप लोग खाना खा सको, ठीक है। साफ सफाई के लिए भी थोड़ा सा वहां पर सैनिटेशन सर्विस होगी। ये नॉन कोर एक्टिविटी होगी। तो यहां पर कोर एक्टिविटी में बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, नॉन कोर एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्ट देखने को आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहां पर समझाने की बात की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, अगर बात करें यहां पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में, तो यहां पर भी बात की जा रही है कि वुमेन को पहले अलाउ नहीं किया जाता था, अब यहां पर बोला गया कि सेफ गार्ड बढ़ा दो, भले ही आप लोग वुमेन को यहां पर अलाउ कर दो। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जा रहा है कि एक तरीके से एक ढील दी जा रही है, जो कंपनी अगर कोई काम करना चाह रही है उनके ऊपर जो पहले सिकंजा कसा रहता था वो सिकंजा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहां पर जो राइटर है वो यहां पर सहमत नहीं है, जो गवर्नमेंट ये बिल इस तरीके से लेकर आ रही है। वो बोल रही है राइटर यहां पर जो 3 बिल अभी प्रस्तुत किए गए यहां पर सैटरडे में, तो ये जो बिल है यहां पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा ओनली 3 घंटे दिए गए इन बिल को डिस्कस करने के लिए। 3 घंटे में क्या डिस्कस कर लेंगे? अगर तीनों बिलों को मिलाया जाए तो 411 क्लोज है इनके अंदर में, 13 के करीब शेड्यूल है और इसी के साथ में 350 पेज हैं। तो 350 पेज में ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोग बोलिए जो कि वहां पर आधे आधे घंटे में हल्ला हाउल्ला होता रहता है, क्या उसके बारे में कोई अंडरस्टैंड ढंग से कर पाएगा? क्या उसको कोई ढंग से समझ पाएगा? तो ये कैसे पॉसिबल यहां पर हो पाएगा? तो ये चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। तो जो बिल है वो बहुत सारे पर्सन को इफेक्ट करेगा, इवन हर एक इंडियन को ये इफेक्ट कर सकता है जो किसी न किसी तरीके से काम करता है। तो इसलिए इसके बारे में तो डिबेट टोटल अच्छे से होना चाहिए था, यहां पर डिस्कशन अच्छे से होना चाहिए था। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहां पर पढ़ने का भी टाइम इसको नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड करना तो दूर की बात है। इसी के साथ में कोई स्क्रूटनी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो बोला जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी को सेंड करो इसको, ताकि पब्लिक डिबेट और डिस्कशन भी इसके ऊपर हो सके, कोई कमियां और खामियां है तो उनको हम लोग दूर कर सकें और इसके ऊपर एक प्रॉपर विवेचना यानी कि डेलिब्रेशन के थ्रू यहां पर एक पूरा एक इसके ऊपर डिस्कशन किया जा सके, तभी यहां पर इसके अंदर की कोई कमियां खामियां वो है वो बाहर निकाल कर आप लोग ला पाएंगे। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली ये बोला गया कि इस तरीके के जो बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो उनको आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इस तरीके से आप लोग उनको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब इंडिया और चाइना वाला और रशिया वाला जो आर्टिकल रह गया उसको कंबाइन कर फिर देखूंगा उसको एक आध दिन के बाद में, जब भी टाइम मिलेगा सैटरडे में या फिर संडे में या फिर बीच में अगर लगेगा मुझे कुछ, तो वहां पर उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज का डिस्कशन कैसा रहा तो आप लोग बताइएगा जरूर। उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आप लोगों का मैंने पूछा था, उसके बारे में बताइए। यहाँ पर ये बेसिकली बात की जाती है यहाँ पर बैलेरिक सी के बारे में, बोला था कि ये कहां पर लोकेटेड है, तो बोला जा रहा है कि अटलांटिक ओशन के अंदर लोकेटेड है और इसी के साथ में इब्रो जो रिवर होती है वो फ्लो होती है यहाँ पर इस स्मॉल एरिया के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया 1, बी बोला गया सी में बोला गया वो, डी बोला गया नाइदर वन नोट टू। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ये मेडिटेरेनियन एरिया में देखने को आप लोगों को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पर है, ये बैलेरिक सी, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया मेडिटेरेनियन वाला एरिया जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर कर भी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अपनी प्यारी कंट्री कहां पर है? ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर, और यहां से अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सी को देखना चाहते हैं तो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ऊपर ही हो गया यहाँ पर एग्जैक्ट, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये स्पेन हो गया, ऊपर हो गया यहाँ पर फ्रांस, ठीक है। तो ये था बेसिकली इसके बारे में। तो ये था आज का हमारा डिबेट डिस्कशन या फिर जो भी आप लोग बोलिए एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। टेलीग्राम पर आप लोग जरूर कनेक्ट हो जाइए, जो भी चीजें रहती हैं एकदम आप लोगों को इकट्ठी यहाँ पर मिल जाती हैं। और मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। एक और बात बता दूं, कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर आप लोगों को स्टडी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें करनी है तो स्टडी लवर वीर के नाम से सर्च कीजिए, और अगर मेरे से पर्सनल चीजें आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखनी है मेरे से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पर वीर तालियान के नाम से जो बेसिकली चीजें उनको सर्च कीजिए, यानी कि यहाँ पर पढ़ाई के नाम से, और यहाँ पर आप लोगों को जो मेरे से रिलेटेड चीजें भी आप लोगों को मिल जाती हैं। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए और लाइफ को थोड़ा सा इजी रखिए, उसको टफ मत बनाइए, और अपनी लाइफ को तभी आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। तो एग्जाम आ रहा है, रिवीजन भी आप लोग करते रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।